नायब सैनी की दूसरी सरकार में किसकी हुकूमत चल रही है, कौन पावर सेंटर है और किसकी मर्जी से किसके अनुमोदन से नियुक्तियां हो रही हैं, ये एक सरप्राइजिंग चीज़ बन गई है। हालिया तौर पर सीएमओ में जो 3 नई एंट्रियां हुई हैं उनसे ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बेशक से नायब सैनी को दूसरा मौका मिल गया है, लेकिन अपनी ही टीम में उनको फ्री हैंड नहीं मिला है। यानी उनकी टीम के अंदर ऐसे चेहरों की एंट्री हो गई है जिनको वो नहीं चाहते थे। इनकी बजाय वो अपने दूसरे नज़दीकी नेताओं को अपने साथ लेना चाहते थे, लेकिन नायब सैनी की मन की इच्छा को मार दिया गया, उनकी चॉइस को रिजेक्ट कर दिया गया और किसी बड़ी पावर ने सीएमओ में 3 एंट्रियां कराने का काम कर दिया। जी हाँ, सीएमओ के अंदर जहां ओएसडी के तौर पर वीरेंद्र बट खालसा को फिर से एंट्री मिली है, वहीं तरुण भंडारी प्रमोशन लेते हुए पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गए हैं। इसके साथ साथ प्रवीण त्रय भी प्रचार सचिव बन गए हैं। यानी तीनों ही नियुक्तियां सीएमओ के अंदर साफ तौर पर ये संकेत दे गई हैं कि इनकी नियुक्ति में नायब सैनी की मनमर्जी नहीं चली है, इच्छा नहीं चली है, बल्कि किसी और बड़ी पॉलिटिकल पावर ने इन नियुक्तियों को कराने का काम किया है। आखिर नायब सैनी किन नेताओं की एंट्री चाहते थे, किन किन नेताओं के अरमान पूरे नहीं हुए हैं और सीएमओ की एंट्रियों में क्या खेला हुआ है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी धुआंधार काम कर रहे हैं। उनको लेकर हरियाणा में फिलहाल कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के ऊपर जहां बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, वहीं उनकी बिना खर्ची बिना पर्ची की हो रही नियुक्तियों ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। वो फिर बेफिक्री से अपनी सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उन्हें जो फ्री हैंड मिलना चाहिए वो उनको नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, सीएमओ के अंदर जो ताज़ा तीनों एंट्रियां हुई हैं वो इस बात की प्रतीक हैं कि इनके सिलेक्शन में नायब सैनी की मनमर्जी नहीं चली है। हम आपको ये बता दें कि कम से कम आधा दर्जन नेता ऐसे थे जो सीएमओ में एंट्रियां चाहते थे, यानी हार के बाद वो अपने आप को पॉलिटिकली ट्रैक पर लाना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। 4 नेता ऐसे हैं खासतौर पर जो चुनाव हार गए थे और इस बार वो सीएमओ में एंट्री के जरिए अपनी पॉलिटिक्स को वजन देना चाहते थे। इनके नाम हैं असीम गोयल, सुभाष सुधा, कंवरपाल गुर्जर और मनीष ग्रोवर। चारों के चारों पिछली सरकारों में मजबूत पदों पर रहे हैं। जहां नायब सैनी की पहली सरकार के अंदर असीम गोयल और सुभाष सुधा दोनों को ही मंत्री बनने का मौका मिला था, वहीं पर कंवरपाल गुर्जर तीनों ही सरकारों में मंत्री बने थे। मनीष ग्रोवर 2 चुनाव बेशक से हार गए हैं, लेकिन मनोहर लाल की सरकार में वे काफ़ी मजबूत नेता माने जाते थे। जवाहर सैनी इस दौड़ में शामिल एक अन्य नेता थे और खट्टर सरकार में मीडिया एडवाइजर रहे राजीव जैन भी पत्नी की टिकट कटने के बाद सीएमओ में एडजस्टमेंट चाहते थे। लेकिन इन 6 के 6 नेताओं के अरमान धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि इनको वेटेज नहीं दी गई, इनको प्राथमिकता नहीं दी गई और जो 3 नेता सीएमओ में एंट्री पा गए हैं, मेरे हिसाब से उनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उन पदों पर बैठने के लायक हों, क्योंकि बीजेपी ने इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं अपने बरसों पुराने नेताओं को इग्नोर करने का काम किया है। क्योंकि तरुण भंडारी महज 2-3 साल पहले ही बीजेपी में आए हैं और वो एक विशेष चैनल के जरिए प्रमोशन पाते गए हैं। इसी तरह प्रवीण त्रय भी आईएनएलडी को छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो भी ऊपर की क्लास में अपनी जगह रिजर्व करने में सफल हो गए हैं। वीरेंद्र बट खालसा बेशक से किसान संघ के जरिए बीजेपी की संस्थाओं के जरिए सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन जहाँ तक बीजेपी के लिए पिछले 2-3 साल की वर्किंग का अगर हम हिसाब किताब निकालते हैं, अगर निचोड़ निकालते हैं, तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि चाहे वो तरुण भंडारी हों, चाहे वो प्रवीण त्रय हों और चाहे वो वीरेंद्र बट खालसा हों, तीनों ने बीजेपी की तीसरी सरकार बनाने में किसी तरह की कोई बड़ी भूमिका निभाई नहीं है और तीनों का अपने ही इलाकों में कोई बड़ा जनाधार नहीं है। वो सिर्फ लाइजनिंग की पॉलिटिक्स के जरिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसी बात है, इनकी जगह अगर असीम गोयल, सुभाष सुधा, कंवरपाल गुर्जर, मनीष ग्रोवर, जवाहर सैनी और राजीव जैन को इनमें से एंट्री मिलती, उनकी सीएमओ में नियुक्तियाँ होती, तो सीएमओ की टीम निश्चित तौर पर ज़्यादा इफेक्टिव होती,
ज़्यादा कारगर होती, ज़्यादा अनुभव वाली होती और नायब सैनी को ज़्यादा मदद मिलती। लेकिन नायब सैनी की इच्छा को इग्नोर कर दिया गया। नायब सैनी के इन नेताओं में से 3 नेता खास तौर पर ऐसे थे जो नज़दीकी माने जाते हैं, यानी असीम गोयल, सुभाष सुधा और जवाहर सैनी नायब सैनी के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। और ऐसे में तीनों की सीएमओ में एंट्री पक्की मानी जा रही थी। कंवरपाल गुर्जर, मनीष ग्रोवर और राजीव जैन भी सीएमओ में एंट्री के लिए लगातार लामबंदी कर रहे थे और तीनों का हक भी बनता था, क्योंकि जहां राजीव जैन की पत्नी कविता जैन की टिकट कटी और ऐसे में उनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी। मनीष ग्रोवर भी हुड्डा के गढ़ में कड़ी चुनौती के बाद नजदीकी मुकाबले चुनाव हारे हैं और उस बेल्ट में बीजेपी को एक मजबूत नेता को सीएमओ में रखना चाहिए। ऐसे में मनीष ग्रोवर को भी सीएमओ में एंट्री मिलनी चाहिए थी। कंवरपाल गुर्जर भी अपने इलाके में एक मजबूत हैसियत रखते हैं, ऐसे में उनको भी एंट्री मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर नायब सैनी की चलती तो उन कंडीशन में जो तीनों नियुक्तियां हैं वो तीनों नियुक्तियां असीम गोयल, सुभाष सुधा और जवाहर सैनी के तौर पर होनी चाहिए थी। लेकिन इनकी बजाय वीरेंद्र बड़ खालसा, तरुण भंडारी और पूर्णा त्रय को एंट्री मिल गई है। वो सीएमओ में फिर से काबिज हो गए हैं। लेकिन इन नियुक्तियों से ये साफ हो गया है कि नायब सैनी को फ्री हैंड नहीं है, नायब सैनी को पूरी पावर नहीं है और सीएमओ में उनकी टीम के अंदर आधा दर्जन ऐसे चेहरों को बैठा दिया गया है जो उनकी फर्स्ट चॉइस में नहीं आते हैं, यानी किसी और की मनमर्जी से, किसी और के सिलेक्शन से सीएमओ में 70% नियुक्तियां हो गई हैं और नायब सैनी को बेशक से दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा उनके पास अपनी चॉइस के लोगों को अपनी ही टीम में शामिल करने की पावर नहीं है। यानी उनकी टीम के अंदर कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, किसकी एंट्री होगी, कौन बाहर रहेगा, ये चॉइस करने का अधिकार नायब सैनी को नहीं है, बल्कि दिल्ली से ही ये चीज़ें फाइनल होती हैं। और ऐसे में नायब सैनी के लिए बगैर अपनी चॉइस के साथियों के साथ ही अपनी टीम को परफॉर्मेंस के लायक बनाना होगा। अपने बलबूते पर ही उन्हें अपनी पॉलिटिक्स आगे चलाना होगा, अपने बलबूते पर ही उन्हें अपनी इमेज को बिल्ड करना होगा। क्योंकि जो 3 लोगों को सीएमओ में एंट्री मिली है वो चाहे ओएसडी वीरेंद्र बड़ खालसा हैं, चाहे पॉलिटिकल सेक्रेटरी तरुण भंडारी हैं या प्रचार सचिव पूर्णा त्रय हैं, तीनों के बलबूते पर उनकी छवि ऐसी नहीं बन सकती है और ना ही इनके ऊपर नायब सैनी पूरा भरोसा कर सकते हैं। और तीनों के तीनों परफॉर्मर भी नहीं हैं। सभी जानते हैं कि तरुण भंडारी ने अशोक तंवर के जरिए अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से तरक्कियां हासिल की हैं। इस तरह पूर्णा त्रय भी एनएलडी में अभय सिंह चौटाला के खासम खास बनने के बाद बीजेपी में भी खासम खास हो गए हैं। वीरेंद्र बड़ खालसा का भी अगर आप सोशल मीडिया के पेजों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 4 साल में उनकी बीजेपी की मजबूती के लिए कोई भी एग्रेसिव और इफेक्टिव वर्किंग नहीं है। यानी तीनों का सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं हुआ है, बल्कि तीनों का सिलेक्शन जुगाड़ के जरिए हुआ है, ऊपरी मैनेजमेंट के जरिए हुआ है। ऐसे में नायब सैनी के चहेतों और खुद नायब सैनी के अरमान भी धरे के धरे रह गए हैं। आप नायब सैनी के टीम के इन तीनों मेंबरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मुख्यमंत्री की टीम के अंदर असीम गोयल, सुभाष सुधा, कंवरपाल गुर्जर, मनीष ग्रोवर, जवाहर सैनी और राजीव जैन की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी? ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार नायब सैनी की अगुवाई में कैसी वर्किंग कर रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।